Good morning student. This is part 6 of chapter 4 chemical kinetics. In the last video we have discussed about the integrated rate equation for the first order reactions. Today we are going to discuss about the half life of first order reaction. So what is half life of a reaction? It is the time at which the concentration of reaction is reduced to one half of its initial concentration. ठीक है, क्या होता है? The concentration of element is reduced to one half. ठीक है, so at t equals to t half क्या होता है? The concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration. ठीक है, तो जो reactant का concentration है it is one half of the initial concentration. ये होता है half life of a reaction में. ठीक है, so at t equals to t half this is the case. तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो आप लोग, तो हमको क्या मिल जाएगी? t half की वैल्यू. सो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2.303 t half इंटू log r नॉट डिवाइड बाई r नॉट बाई 2. ठीक है, सो ये r नॉट और ये r नॉट कट जाएगा, log 2 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, so k is equals to 2.303 t half log 2. अब log 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक बार log के लिए स्पेशल लेक्चर भी लिया था, तो log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. log 2 इज 0.301. हमको t हाफ की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्रॉस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल 0.693. ठीक है, तो ये है हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो कभी एग्जाम में आएगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पर आपको देखिए क्या पता चल रहा है कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है. अगर आप ज़ीरो ऑर्डर के केस में देखें, तो दिस इज़ द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर की बात करूँ तो उस केस में टी हाफ कितना होता था? टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट डिवाइड बाई 2k. उसमें जो हाफ लाइफ था रिएक्शन का, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द ज़ीरो ऑर्डर. ठीक है, पर फर्स्ट ऑर्डर के केस में ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट ऑर्डर केस में जो टी हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट. सो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हुआ हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन. इससे रिलेटेड एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 4.7 है, एग्जाम्पल 4.8 है. इसको आप खुद से करके देखना, आप कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो, बट एग्जाम्पल 4.7 और 4.8 आप उसको करेंगे. ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं जो पीछे छूट गया था. इट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी. ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन. और आज दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, आज ये दो टॉपिक भी हम लोग ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो अगली क्लास में पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन. ठीक है, कि रेट ऑफ ए रिएक्शन टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है. अभी तो हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ ए रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है. उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है और कैटालिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन. सो व्हाट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़. ओके, जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में. ठीक है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट्री रिएक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइंड है. ठीक है, सो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? दीज आर दोज टू रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन ओनली वन स्टेट. ठीक है, सो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर मैं बोलूँ, सो दोज रिएक्शन
those reaction taking place in one step. जो क्या होते हैं एक ही सिंगल स्टेप में हो जाते हैं। जैसे इससे पहले जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उससे पहले 2-3 स्टेप्स होते हैं, 2-3 स्टेप में वो रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं बोलेंगे। ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं, उनमें कोई स्टेप्स नहीं होते, वो सिंगल सीधा सीधा एक ही स्टेप में हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि N2 + H2 क्या देते हैं, NH3, इनके बीच कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है, सीधा N2 और H2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है इस केस में। सो इट इज़ अ एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या डिफाइंड है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स भी आपस में कंबाइन होते हैं ना, जैसे कि Na आयन और Cl आयन आपस में कंबाइन हुए, क्या बनाए, NaCl, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, आयन्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, और एटम्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction। और ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं वो एक साथ कोलाइड होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। N2 और H2 क्या होने चाहिए, एक साथ कोलाइड होने चाहिए, तभी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कोलाइड होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि अगर N2 जो है और H2 एक साथ एक दूसरे से कोलाइड नहीं किए तो फिर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है। जितने भी रिएक्टेंट हैं उसमें, उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सब एक साथ कोलाइड होना चाहिए। इसको कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं। इस साल क्लास 12th में आपका कोलिजन थ्योरी जो है वो डिलीट हो गया, रिमूव कर दिया गया है। जो 30% डिडक्शन हुआ ना, उसमें कोलिजन थ्योरी को डिडक्ट कर दिया गया है। तो कोलिजन थ्योरी तो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं कि अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे कोलिजन थ्योरी भी। सो कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, तभी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उनका एक साथ कोलाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं केमिकल रिएक्शन में, दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, उनका एक साथ कोलिजन होना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। सो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक साथ क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, ताकि वो रिएक्शन हो सके, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। जैसे अगर मैं इस वाले रिएक्शन की बात करूं तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक साथ कोलाइड करने चाहिए, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या इससे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, बाहर से कहीं से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये बनता है N2 + 3H2O। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 HI के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। सो इट इज़ अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तीसरा है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, NO के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर, 3 मॉलिक्यूल्स, 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या इसी को टर्मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है।
इसी को और क्या बोलते हैं, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो ये हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो समझ में आया ना क्या हुआ, मॉलिक्यूलैरिटी जो है एटम्स या जो भी आयंस हैं जो कंबाइन हो रहे हैं वो साइमल्टेनियसली कंबाइन होकर एक केमिकल रिएक्शन बनाना चाहिए। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं दैट इज़ द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्पीशीज़ बोल सकते हैं, जब 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं ना तो उनके एक साथ कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं और तीनों को एक साथ ही टकराना है तभी केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, NO के 2 मॉलिक्यूल्स और O2 का 1 मॉलिक्यूल्स, ये तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड होना चाहिए तभी NO2 बनेगा, नहीं तो फॉर्म नहीं होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इन तीनों के एक साथ कोलाइड होने की ये बहुत ही कम होती है ना। और 3 से ज़्यादा हो गए तो प्रोबेबिलिटी चारों की एक साथ टकराने की और क्या हो गई, और भी कम हो गई। आप इसको इस तरीके से एग्जाम्पल समझो कि आप 5 फ्रेंड है। ठीक है, पहले तो आप सिंगल हो, आप अकेले जो हो आपको ट्रेन पकड़नी है सुबह 8:30 की, है ना। तो अगर आप अकेले हो तो आप एग्जैक्टली 8:30 को आगे ट्रेन है तो 8:15 को आप पहुंच जाओगे रेलवे स्टेशन। पर अगर आप लोग 2 हो गए तो 2 लोगों की 8:15 को एग्जैक्टली एक साथ रेलवे स्टेशन पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 3 लोग आ गए तो तीनों की एक साथ एक ही टाइम पे वहाँ पर रेलवे स्टेशन में पहुँचने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़ते जाएंगे, एक साथ एक जगह पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। इसको और दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आप डांस कर रहे हो, ठीक है, डांस परफॉर्म कर रहे हो तो आप सिंगल हो तो आप सॉन्ग के हिसाब से आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। पर जैसे जैसे डांस के मेंबर बढ़ते जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन कठिन होता जाता है ना, कोई कुछ स्टेप कर रहा है, कोई कुछ स्टेप कर रहा है, कुछ भी सिंक में नहीं है। पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबको सिंक में होना चाहिए, एक साथ कोलाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे किसी भी रिएक्शन में, एक साथ कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जो मॉलिक्यूलैरिटी 3 या 3 से ज़्यादा की है वो कम होती है। बहुत ही कम ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप देखोगे कि जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 4 होगी, है ना, जनरली 3 तक ही होती है। और जैसे जैसे रिएक्टिंग स्पीशीज बढ़ते जाते हैं ना, जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता है, फिर वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है। और ऐसे रिएक्शन जो 2-3 स्टेप्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो 2-3 स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, सो ऐसे रिएक्शन जो 2-3 स्टेप्स में होते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, मैकेनिज़्म चाहिए होता है। जो हम अभी ऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि मैकेनिज़्म ऑफ दिस, मैकेनिज़्म ऑफ दैट पढ़ते थे ना, तो हर एक रिएक्शन का मैकेनिज़्म पढ़ते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि एक ही स्टेप में हमको कंपाउंड नहीं मिलता था, उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते थे। तो जब मॉलिक्यूलैरिटी 3 या 3 से ज़्यादा होती है तो जनरली जो रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं, स्टेप्स में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। इस तरीके से एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होते। और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं ना, उस केस में आप मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलैरिटी हम एलिमेंट्री रिएक्शन का ही फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से, जो एक ही स्टेप में हो जाए। पर ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं फिर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलैरिटी फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं ना उनकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ही सेम होते हैं। जैसे ये वाला रिएक्शन है, ये बायमॉलिक्यूलर है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। अब देखो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ लिखती हूँ तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, KHI और x होता है, x है ना, HI की कुछ पावर होगी। पर जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उसमें यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसका क्या रहेगा, पावर। तो इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 2, है ना। ऑर्डर क्या होता है, पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन। तो पावर क्या है इसकी, कंसेंट्रेशन की 2, तो ऑर्डर भी क्या हो गया, 2। तो जो फिर से बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से सुन लो, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, कैसे रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात हो रही है,
एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम होती है। जैसे इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों 2 है। अगर मैं इस केस में बात करूँ तो इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K NH4NO2 की पावर 1, तो इसका ऑर्डर होगा 1। इस केस में लिखूँ सो रेट लॉ लिखूँगी इस केस में, तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा K NO2 स्क्वायर O2, तो 2 + 1 3, तो इसका इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। ये कौन से केस में बोल रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में बोल रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर से दोनों ही क्या होते हैं, सेम। बाकी किसी और रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जब एलिमेंट्री रिएक्शन है उसी केस में ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसकी पावर क्या होगी, जो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर लगा देना, सिर्फ एलिमेंट्री के केस में, बाकी किसी केस में मत लगा देना, है ना। तो जब एलिमेंट्री रिएक्शन का केस आएगा तो उस केस में ऐसा होता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही सेम होती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो मॉलिक्यूलैरिटी है कैन नाइदर बी ज़ीरो नॉर फ्रैक्शनल, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, पर ज़ीरो या फिर फ्रैक्शन नहीं होगी, जैसे 1/2, 3/2 ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पर ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। आपने मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे जिसमें हमने देखा कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में भी है, 3/2, 5/2, है ना। सो फर्स्ट डिफरेंस जो है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में यही है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है कैन नाइदर बी ज़ीरो नॉर फ्रैक्शनल, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो और फ्रैक्शनल और इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलैरिटी है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी जो है एप्लीकेबल है। बट जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसी भी टाइप के रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, किसी भी टाइप के रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसी भी कैसे भी टाइप के रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ऑर्डर है इट इज़ गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये एक रिएक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऐसे तो मैंने इसको सिंगल स्टेप में लिख दिया है, बट ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होता, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कैसे, ठीक है। इस तरीके से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका जो डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला H2O2 जो है आयोडाइड आयन से रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है और IO आयन बनाता है, ठीक है। और फिर से ये IO आयन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कोलाइड करके क्या बनाता है, वाटर, आयोडाइड आयन, O2। तो अब इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ प्लस कर रहे हैं हम H2O2, यहाँ क्या बचा 2H2O प्लस O2। तो फाइनल हमको ये रिएक्शन मिल गया, है ना, मिला कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो है बोथ द स्टेप्स आर बायमॉलिक्यूलर, है ना, दोनों ही रिएक्शन क्या है, बायमॉलिक्यूलर है। ये पहला रिएक्शन भी बायमॉलिक्यूलर है, ये सेकेंड रिएक्शन भी। तो हम ये, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है तो हम इसकी मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं, बट इसकी नहीं निकाल सकते।
क्योंकि ये 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें फर्स्ट स्टेप जो है इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप है वो होता है सबसे स्लो, दिस इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। तो जब भी हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं ना, हम ऑर्डर निकालते हैं उसके स्लोएस्ट स्टेप से। ये स्टेप तुरंत हो जाता है, इसको होने में टाइम नहीं लगता, बट ये रिएक्शन बहुत ही धीरे होता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन दी स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दी रिएक्शन, ठीक है। जो भी उस रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है वहाँ से हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। जो इसका ऑर्डर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज फाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट क्यों ऐसा होता है? स्लोएस्ट स्टेप ही बताता है कि रिएक्शन कितने टाइम में होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही नैनो सेकेंड में हो जाता है, इसको कुछ भी नहीं लगता, इस रिएक्शन को होने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, नैनो सेकेंड पिको सेकेंड में हो जाता है, बट ये रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताए थे कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितने सेकेंड में कंप्लीट होने वाला है। तो दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही स्टेप का 2-2 है, ओके। सो ये था डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी बहुत इजी है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था। मॉलिक्यूलैरिटी क्या था, जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है एक साथ कोलाइड कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए, उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 और +3 3 जो है स्पीशीज़ आपस में कोलाइड हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 3 हो गई। क्लियर हुआ? तो एज सच मॉलिक्यूलैरिटी में बहुत ज़्यादा कुछ फंडा नहीं था। अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो स्यूडो मतलब होता है वर्चुअल, मतलब ऐसा आभास होता है कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है बट वो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है CH3COO C2H5 है ना, ये है तुम्हारा इथाइल एसीटेट, ओके। ये जो इथाइल एसीटेट है उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है और क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बन रहा है। ये जो है एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो होती है वो दोनों सेम होती है। पर इस केस में क्या होता है, अगर वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, कोई भी एक जो है रिएक्टेंट अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है तो क्या होता है, जैसे t=0 पे इसका जो था सिर्फ 0.01 मोल प्रेजेंट था, ठीक है। इसका 0.01 मोल प्रेजेंट था और वाटर का जो था 10 मोल प्रेजेंट था, ओके। क्योंकि वाटर एक्सेस में है तो वाटर का ज़्यादा मोल है और मिथाइल एसीटेट का जो नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। एट टी किसी टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो अब हमारे पास मिथाइल एसीटेट बचा नहीं, वो 0 मोल है, पर जो वाटर है वो बहुत ही कम कंज्यूम होता है, 9.9 मोल, ठीक है। हमारा जो है ये मिथाइल एसीटेट है वो तो पूरा ख़त्म हो गया है, बट जो वाटर है उसका बहुत ही कम अमाउंट क्या हुआ है, यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो इस केस को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूँ, सो R = क्या हो जाएगा, K, R मतलब पूरा लिख देती हूँ, रेट = K डैश ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट। अब आप देखोगे जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर ही नहीं हुआ, बहुत ही सेम ही है, बस 0.1 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट ले सकते हैं, तो
क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, तो हमने इसको क्या लिया, वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं k। तो अब हम रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज द रेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, 1 है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन था, और एलिमेंट्री रिएक्शन में दोनों ही सेम होना चाहिए, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर, बट क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है H2O, तो ऐसा स्यूडो इसलिए बोलेंगे, ऐसा आभास हो रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। ठीक है, और मॉलिक्युलरिटी तो कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें ये K जो है, K इज इक्वल टू K डैश इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। सो ये है एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, अगला जो है इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है, इसके 2 ही एग्जाम्पल है आपके बुक में, और इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा जो है इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। ठीक है, सो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर जो C12H22O11, ठीक है, दिस इज द केन शुगर, इसका हाइड्रोलिसिस तो हमको मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। इसको इन्वर्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्शन समझते हैं ना, डी डेक्स्ट्रो और लीवो पढ़े थे ना हम लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो वहाँ से आता है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उससे हमको एक लीवो रोटेटरी मिलता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी एलिमेंट मिलता है, कंपाउंड मिलते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, या इन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, रेट को तो अगेन ये जो है एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, जिसको एक मैं नए कांस्टेंट के से शो कर रही हूँ। सो दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और दिस इज द रेट इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, और मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में, जब तक ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे ना, आपको ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा। पर ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 1 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेट जो है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस। सो ऑर्डर इसका हो गया 1। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो 2 ही एग्जाम्पल थे आपकी बुक में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सिंपल ये भी आ सकता है कि राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, और दूसरा है इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। ठीक है, आपको मैं कई बार बोल रही हूँ इसके बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कीजिए, और जो नहीं बनता है उसको डिस्कस कीजिए, बट अभी तक किसी ने कुछ बना के नहीं भेजा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बैक एक्सरसाइज करो, बट कोई भी बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो बैक एक्सरसाइज करके भेजते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बैक एक्सरसाइज करो, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक से ही क्वेश्चन, जनरली उसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो कुछ आपको होमवर्क भी दिए हैं मैंने, एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उसको खुद से आप कर लेना, नहीं बनेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगला टॉपिक जो होगा हमारा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ओके, इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।